जयंती को प्रणाम करता हूं। और मित्रों, एक चीज कहना चाहता हूं, मंच पर तमाम बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति है। जो लोग अब आ रहे हैं हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नहीं, देखिए भाई साहब, लेट आने वाले लोगों का स्वागत बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान की परंपरा को बचा रखा है। जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए गए तो एक भी हिंदुस्तानी नहीं मरा, क्योंकि टाइम से पहुंचा ही नहीं था। तालियां जोरदार होनी चाहिए। और मित्रों, मैं पहले जैसे बोल चुका हूं कि मंच पर तमाम बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति है, और इनके बीच में आकर तो मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी नाई ने सरदारों के मोहल्ले में दुकान खोल ली हो। लेकिन नहीं, देखिए, ये तमाम बड़े बड़े लोग हैं, या यूं कहूं इसे कविता की भाषा में कि ये सब 1,000 रुपए के नोट हैं, और इनके सामने में 100 रुपए का नोट। लेकिन सच आपको आजकल के हालात सब पता है, कुछ 2,000 के भी बैठे हैं। हाँ। लेकिन सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मुझे पता है ये सब तमाम बड़े लोग मेरे से विद्वत्ता और महत्वता में बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मित्रों, आइए कुछ देर आपके बीच में हूं, कोशिश करूंगा कि आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं, आपको थोड़ी देर के लिए मोहब्बत की दुनिया में ले चलूं। और वैसे भी ये तो हरियाणा है, यहाँ तो पहले भी आ चुका हूँ 1-2 बार, लेकिन पहले इंटरव्यू देने आया था, पढ़ने लिखने आया था, लेकिन इस बार कविता पढ़ने आया हूँ। ये देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। अभी हरियाणा का आदमी भाई साहब बिल्कुल कमाल होता है। एक हरियाणा का आदमी, एक दिल्ली का आदमी, एक गाजियाबाद का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। गाजियाबाद वाले ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, दिल्ली वाले ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। हरियाणा वाला फंस गया, लेकिन अगर फंस जाए तो हरियाणा का है ही नहीं। हरियाणा वाले ने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तूने कप को आड़ा क्यों रखा? हरियाणा वाले ने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? गाजियाबाद वाला बोला कि भैया मैंने कप को सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। दिल्ली वाला बोला कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। हरियाणा वाला फिर फंस गया, लेकिन अगर फंस जाए तो हरियाणा का है ही नहीं। हरियाणा वाले का उत्तर सुनना और लगना चाहिए कि मैं हरियाणा में खड़ा हूं। हरियाणा वाले ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। हरियाणा का आदमी कुछ अलग करेगा। मैं तो अभी पीयूष भाई के साथ, जिन्हें अभी आप सुनेंगे, उनके साथ अभी ये कंपनी में इंटरव्यू देने आया। अब पहला नंबर मेरा लगा। मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मैंने कहा जी विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। मेरे से दूसरा सवाल पूछा, बोले देश आजाद कब हुआ? मैंने कहा जी इसकी प्रक्रिया तो 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में सफलता मिल पाई, और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। मेरे से इंटरव्यूअर ने तीसरा सवाल पूछा, बोले चांद पे पानी है क्या? मैंने कहा जी साइंस तो मान चुकी है, लेकिन रिसर्च चल रही है। अगला नंबर हमारे पीयूष भाई का लगा। अब ये होशियार आदमी, इन्होंने मेरे से बाहर ही पूछ लिए। बोले भाई क्या क्या क्वेश्चन थे? मैंने कहा क्वेश्चन छोड़ो, सिर्फ आंसर याद कर लो। पहला पूछे ये बता देना, दूसरा पूछे ये बता देना, तीसरा पूछे ये बता देना। इंटरव्यूअर तेज था, उसने क्वेश्चन बदल दिए। उसने भाई से पूछा भाई आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। और तालियां तो दूसरे प्रश्न पे उठेंगी। इंटरव्यूअर ने पूछा भाई साहब आप पैदा कब हुए? इन्होंने कहा जी इसकी प्रक्रिया तो 1857 में शुरू हो गई थी। तालियां कमजोर हैं ये। इनसे तीसरा सवाल पूछा, बोले भाई साहब आप पागल तो नहीं होगे, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? इन्होंने कहा जी साइंस तो मान चुकी है, रिसर्च चल रही। लेकिन मित्रों, ये सब मैं करता रहूंगा। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, यहां से वो मुझे बताएंगी कि मुझे यहां पर कितनी देर खड़ा रहना है। कि मित्रों, जिस देश की संस्कृति और संस्कारों का लोहा पूरा विश्व मानता था, आज उस देश में हजारों की संख्या में वृद्धाश्रम खुल गए। कुछ बुजुर्गों की मजबूरियां थी, मगर कुछ को उनकी आंखों के तारे, उनके जिगर के टुकड़ों ने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। 4 पंक्तियों में बुजुर्गों की दुआओं का दम बताना चाहता हूं, और यहाँ जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे और मंच पर आसीन हैं, सभी के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुनिएगा कि खुशी सुख चैन अब सबके घरानों में नहीं मिलती, सुकून की जिंदगी हमको
दुकानों में नहीं मिलती। और एक चीज कहना चाहता हूं, अमेरिकी आदमी के एक पत्नी और एक प्रेम का होती है, लेकिन वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है। जापानी आदमी के एक पत्नी और दो प्रेम का होती हैं, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से ज्यादा प्यार करता है। और हिंदुस्तानी आदमी के एक पत्नी और चार प्रेम का होती हैं। लेकिन पलट पे आगे से लेकर पीछे तक आपकी तालियां उठेंगी। हिंदुस्तानी आदमी के एक पत्नी और चार प्रेम का होती हैं, लेकिन वो अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि खुशी सुख चैन अब सबके घरानों में नहीं मिलती। सुकून की जिंदगी हमको दुकानों में नहीं मिलती। और अब संस्कार अगर जिंदा हो हरियाणा में तो मुझे बताना कि सुकून की जिंदगी हमको दुकानों में नहीं मिलती। बहुत अनमोल दौलत है, दुआ ले लो बुजुर्गों की। बहुत अनमोल दौलत है, दुआ माँ बाप की ले लो। ये वो दौलत है जो हमको खजानों में नहीं मिलती। ये वो दौलत है जो हमको। और पुलिसिंग से तमाम महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति है, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। लेकिन मुझे अभी एक बात ध्यान आ रही है। अभी जब मैं चाय पी रहा था बाहर, तो वहीं पर एक पुलिस वाले भाई साहब आए। उन्होंने चाय वाले से कहा, बोले एक देशभक्ति चाय पिला। उसने उन्हें दूसरे भगोने से पलट के पिला दी। मैंने कहा भाई साहब, हमारे लिए सादी चाय और पुलिस वाले भाई साहब को देशभक्ति चाय, इसमें और उसमें क्या अंतर है? उसने कहा भाई साहब आप इस चीज को छोड़िए, ये पुलिस वालों के लिए स्पेशल चाय है। मैंने कहा देखिए भाई साहब, नहीं, मुझे ये बताइए इसमें और उसमें क्या अंतर है। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, देशभक्ति चाय पुलिस वालों के लिए स्पेशल चाय होती है। मैंने कहा इसमें क्या होता है? बोले देखिए, सुबह से शाम तक हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं और उनके कपों में थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे एक भगोने में डालता हूं और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले भाई साहब को पिला देता हूं। नहीं, देखिए, मैं हरियाणा की पुलिस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। गलत बात, मैं तो यूपी की पुलिस की बात कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, आप गलत समझ गए। लेकिन चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। अभी मनोज दादा मेरे से कह रहे थे कुशल कुछ नहीं रखा प्यार मोहब्बत में, सब बेकार की बातें हैं। मैंने कहा दादा, हमने जो 125 करोड़ जनसंख्या का, और दोस्तों एक टिप्पणी और करना चाहता हूं इन तमाम लोगों के लिए जो इस समय मां भारती की रक्षा में खड़े हुए हैं, हमारी और आपकी रक्षा में खड़े हुए हैं। जिस समय संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ, उस समय जब आग की भाषा बोलने वाले सफेदपोश लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय वर्दीधारी लोग दुश्मन की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रहे थे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आगे से लेके पीछे तक इन लोगों के सम्मान में आपकी उठें। दादा मेरे से कह रहे थे कुशल कुछ नहीं रखा प्यार मोहब्बत में, सब बेकार की बातें हैं। मैंने कहा दादा, हमने जो 125 करोड़ जनसंख्या का दुनिया के सामने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो हमने प्यार मोहब्बत करके ही तो किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमने इसमें कोई विदेशी मदद नहीं ली, इसमें हम हिंदुस्तानियों की रात दिन की मेहनत है। तो इस चीज को मत रोकिएगा। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि जो ऐरे गहरे थे वो सब महान हो गए, हम लोग भी अब साहिबे ईमान हो गए। तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके लिए कहता हूं आनंद की पंक्तियां उल्लास के साथ सुनिएगा। हम लोग भी अब साहिबे ईमान, हम लोग भी अब साहिबे ईमान हो गए। जो ऐरे गहरे थे वो सब महान हो गए। जब से पड़ोस में नई भाभी जी आ गई, बाबा जी देख देख के जवान हो गए। बाबा जी देखिए, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं वो ताली नहीं बजा रहे। देखिएगा भाई साहब, बीते दिनों में कवि सम्मेलन में था, मैंने हास्य की कविता सुनाई, सामने बैठा हुआ श्रोता हंसा नहीं। मैंने वीर रस की कविता सुनाई, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा भाई साहब, मैं हास्य की कविता सुना रहा हूं, सब लोग ठाके के साथ हंसे, आप हंसे क्यों नहीं? बोला अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने कहा भाई साहब, मैंने देशभक्ति की कविता सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। अभी भाई साहब मुझे सड़क पे मिल गए, मुझे कहीं से पता चल गया भाई साहब की शादी हो गई है। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? बोला अमीर आदमी। समझने वाले समझ गए, कुछ कल परसों में समझेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। कवियों की बात थोड़ा देर समझ में आती है,
लेकिन दादा का आदेश हुआ है कि मुझे संक्षिप्त काव्य पाठ करना है। मैं एक रचना दादा मेरा पढ़ने का मन है, मंच पर तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति है। दोस्तों, मैं हास्य परिहास तो घंटों कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं उस महत्वपूर्ण रचना को इन तमाम बड़े लोगों के समक्ष पढ़ूं कि जब हमारे देश में दुश्मन देश की जय जयकार के नारे लगाए जाने लगे, दुश्मन देश के झंडे लहराए जाने लगे, तब श्रृंगार रस के कवि को अंगार लिखना पड़ता है। एक राजस्थान के सैनिक ने शहीद होने से पूर्व अपनी पत्नी को पत्र लिखा और उसमें दो पंक्तियां कहीं। पहली पंक्ति थी कि यूं तो तेरे इश्क पे ये जान भी कुर्बान है। बड़ी साधारण पंक्ति है, इसको मैं भी लिख सकता हूं और आप भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अगली पंक्ति किसी सच्चे देशभक्त ने लिखी हो तो उस पर आपकी मोहर लगे। शहीद ने लिखा कि यूं तो तेरे इश्क पे ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे तो ये इश्क भी कुर्बान है। अगर मां भारती की तरफ, हिंदुस्तान की माटी की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो हिंदुस्तानी बेटे उसकी आंख निकालने का दम रखते हैं। एक रचना, एक बड़ा मंच है इसलिए इससे पढ़ रहा हूं, वरना मैं अक्सर उस रचना को नहीं पढ़ता। जब हमारे देश में दुश्मन देश की जय जयकार के नारे लगे, तब एक रचना का मैंने गद्दारों के लिए उसको समावेश करने की कोशिश की। आपके मध्य पढ़ता हूं, सुनिएगा कि भारत मां के आंचल से अब दूर करो गद्दारों को, रोज गूंजते भारत भू पर पाकिस्तानी नारों को, और उठे एक भी कदम इधर। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अब तक आपने जो समर्थन किया हो या ना किया हो, लेकिन इस रचना पर समर्थन करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत मां के आंचल से अब दूर करो गद्दारों को, रोज गूंजते भारत भू पर पाकिस्तानी नारों को, उठे एक भी कदम इधर, वो कदम अलग अब कर डालो, देशद्रोहियों के सीने को बारूदों से भर डालो, और वंदे मातरम कहे नहीं वो जिव्या मुंह में अटका दो, पाले हैं जो सांप जेल में सीधे फांसी लटका दो। पाले हैं जो सांप जेल। और मेरी भाषा क्यों होगी, एक चीज कहना चाहता हूं, साहित्य का और मां भारती का मां और बेटे का रिश्ता होता है। जब मां भारती की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो जो साहित्य की भाषा होनी चाहिए, जो कविता की भाषा होनी चाहिए, उस भाषा को लिखा है। क्योंकि दादा शिवम्बर ने लिखा कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद कुमारी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। हमारी जिम्मेदारी है कविता को लिखना और सच को सामने लाना कि भारत मां के आंचल से अब दूर करो गद्दारों को, रोज गूंजते भारत भू पर पाकिस्तानी नारों को, उठे एक भी कदम इधर, वो कदम अलग अब कर डालो, देशद्रोहियों के सीने को बारूदों से भर डालो, और वंदे मातरम कहे नहीं वो जिव्या मुंह में अटका दो, पाले हैं जो सांप जेल में सीधे फांसी लटका दो। और अगली पंक्ति, कहीं कश्मीर से चली हुई सर्द हवाएं आपको स्पर्श करते हैं तो मुझे बताएं कि वंदे मातरम कहे नहीं वो जिव्या मुंह में अटका दो, पाले हैं जो सांप जेल में सीधे फांसी लटका दो। और नमक हरामों के वारों को, नमक हरामों के वारों को और नहीं सह पाएंगे, भारतवासी कश्मीर के बिना नहीं रह पाएंगे, कि भारतवासी कश्मीर के बिना नहीं रह पाएंगे। दूषित कर डाला दुष्टों ने पावन केसर माटी को, घायल कर डाला इन सबने कश्मीर की घाटी को, खाकर भारत भूखा भी ये तनिक नहीं शर्माते हैं, आए दिन घाटी में दुश्मन के झंडे लहराते हैं। उग्रवादियों को देखो वो घूम रहे हैं रेलों में, कुछ निर्दोषों को देखो वो बंद पड़े हैं जेलों में, और जो सत्ता जड़ से आतंक मिटाने का दम भरती है, दहशतगर्दों को फांसी लटकाने में क्यों डरती है। और ये अंदर ही अंदर दीमक बन भारत खा जाएंगे, काले बादल मानचित्र और भारत के छा जाएंगे। आवश्यकता है मिलकर इनको सबक सिखाने की, गद्दारों को अंगारों की भाषा में समझाने की। और अगली दो पंक्तियां कविता की आखिरी पंक्ति, और आपसे विदाई मांगता हूं कि भारत मुर्दाबाद कहे जो, भारत मुर्दाबाद कहे जो, इंच इंच में कटवा दो, धारा 370 को मोदी जी अब तो हटवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।